जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती और हम आपको वही खबरें दिखाते हैं जो खबरें आपको कहीं नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से बड़कागांव बड़ा चर्चा में। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु, चाहे उनकी मां पूर्व मंत्री निर्मला देवी, सब लोग चर्चा में है। अंबा प्रसाद जब से बड़कागांव में आवाज उठा रही, उसके बाद उनके यहाँ ईडी का छापा भी पड़ गया। अंबा प्रसाद अब मोर्चा खोल रही है। हालांकि अंबा प्रसाद अलग थलग पड़ गए हैं, इसमें कांग्रेस की तरफ से तो कोई समर्थन नहीं मिला है, जेएमएम की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला है, तो अंबा प्रसाद फिलहाल अकेली खड़ी नजर आ रही हैं इस मामले में। अंबा प्रसाद ने पीसी भी की थी। पीसी में उन्होंने कहा कि भाई जिस तरीके से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, सूर्य हांसदा का हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हजारीबाग जिला प्रशासन उनका एनकाउंटर कर दे। बहरहाल इसको थोड़ा और समझने की जरूरत है कि खेल चल क्या रहा है। उस खेल को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बड़कागांव को। बड़कागांव में दो परियोजनाएं चल रही हैं, चट्टी बरियातू और पकरी बरवाड़ी। चट्टी बरियातू में ऋत्विक कंपनी खनन कर रही है, पकरी बरवाड़ी में त्रिवेणी सैनिक कंपनी खनन कर रही है। इस बेसिक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहां पर दो बड़ी कंपनियां हैं जो कि खनन कर रही है। पहला चट्टी बरियातू, जिसको लेकर के अंबा प्रसाद जो है वो विरोध कर रही है। तो चट्टी बरियातू में खनन का जिम्मा है ऋत्विक का। ये साउथ में आंध्रा से एक सांसद आते हैं लोकसभा में, सीएम रमेश आते हैं। उनके भाई हैं सीएम राजेश, जिनके साथ ऑडियो जो है वो अंबा प्रसाद ने शेयर किया था। आप भारत मित्र देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, उन्हीं की ये कंपनी है ऋत्विक, ये वहां खनन करती है। दूसरी कंपनी है ये पकरी बरवाड़ी। यहां पर पकरी बरवाड़ी कोल परियोजना है और यहां पर खनन करने का जिम्मा है त्रिवेणी सैनिक कंपनी है। ये कंपनी यहां पर खनन कर रही है और ये खनन किसके लिए करते हैं? ये खनन करते हैं बेसिकली एनटीपीसी के लिए। ठीक है, एनटीपीसी कहां है? केरेडारी में है। एनटीपीसी बड़कागांव, बेसिकली आप ये समझ लीजिए बड़कागांव में एनटीपीसी बड़कागांव। अब असली विवाद की जड़ यहाँ के अधिकारी हैं। एनटीपीसी के बारे में बेसिक हम आपको बता देते हैं। यहाँ के एक डीजीएम हुआ करते थे गौरव, जिनकी हत्या अमन साहू ने की थी। अमन साहू के आदमियों ने इनका मर्डर किया था। अमन साहू का उसके बाद एनकाउंटर हो गया था। ठीक है, तो अमन साहू एक एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, बात अगर करोड़ों की नहीं होगी तो कोई क्रिमिनल मर्डर क्यों करेगा? समझिए बात को। अभिषेक भारती का मर्डर करने तो नहीं आएगा, क्योंकि पता है कि मर्डर करेगा तो 100 रुपया का औकात नहीं इस आदमी का। तो मर्डर वैसे आदमी का होगा जिसका कम से कम 1 करोड़ रुपया का किसी को फायदा देने का अहमियत होगा। ठीक है, तो बहरहाल इतना बड़ा कुछ हो गया। तो ये बेसिक हमने आपको बता दिया। लेकिन जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो अंबा प्रसाद से जुड़ी चीजें थी और एनटीपीसी से जुड़ी चीजें थी। अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। चलिए, ये हम आपको बताएंगे पकरी बरवाड़ी का। ये मैं बेसिक बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद इस पूरी जो चीज चल रही है इसको आपको समझना पड़ेगा। पकरी बरवाड़ी, ठीक है, पकरी बरवाड़ी। अब पकरी बरवाड़ी से कोयला निकलता है। कोयला कौन निकालती है? कोयला निकालती है त्रिवेणी सैनिक। और त्रिवेणी सैनिक ये लेकर के जाती है बानादाग साइडिंग है। यहां से कोयला फिर जाता है एनटीपीसी में। ठीक, ये क्लियर? कोयला यहां से निकला, यहां पर आकर के डंप हो गया और यहां से फिर एनटीपीसी में चला गया। लेकिन ये जो रास्ता है, ये घने जंगल वाला इलाका है और एलिफेंट पासिंग जोन है। मतलब इस कंपनी को, जो पकरी बरवाड़ी माइनिंग है, यहां पर खनन करने के लिए एक नियमावली है। इस नियमावली को कहते हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस। ये लेनी पड़ी। लेकिन ये फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में भी बहुत खेला है। आप समझिए कि यहां से कोयला ट्रांसपोर्ट जो किया जाएगा, तो जब यहां पर हाईवा चलेगा इस रास्ते पर,
तो इससे यहाँ का इकोसिस्टम यानी एलिफेंट्स, हाथियों का जीवन, जनजीवन, इकोसिस्टम, जो भी जानवर है, आप अक्सर देखते होंगे कि केरेडारी में हाथी का आतंक, हजारीबाग में हाथी का आतंक, टंडवा में हाथी का आतंक, तो वो हाथी यहीं से पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाथियों का सबसे अच्छा इकोसिस्टम यहीं पर है। तो भाई सरकार ने कहा कि आप यहां से फॉरेस्ट क्लियरेंस लीजिए। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस संख्या 9, इसमें जो एक कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत यह है कि आप यहां जब खनन करेंगे तो यहां की इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मामला एनजीटी तक गया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया मामला, सब कुछ गया। तो एक निर्देश आया, निर्देश ये आया कि आप एक काम करेंगे, यहां से कोयला निकाल करके और यहां तक आप जो है हाईवा की जगह कन्वेयर बेल्ट लगाएंगे। कन्वेयर बेल्ट मतलब समझिए कि यहां से यहां तक, जैसे मिल में आटा गेहूं पिसवाने जाते हैं तो एक बेल्ट घूमता रहता है ना, बस वैसा ही एक बेल्ट रहेगा कि यहां से कोयला निकला, इस बेल्ट पर रखा जाएगा। हाथी की लेंथ, ऊंचाई मान लिया कि आपने 14 फीट हाथी की ऊंचाई है, तो ये जो है ये कम से कम 25 फीट पर, मतलब हाथी की जो ऊंचाई है उससे 10 फुट और ऊपर रहेगा, ताकि हाथी के आने जाने का या किसी भी जानवर के आने जाने को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, धूल धुआं नहीं उड़ेगा, सड़क से परिवहन नहीं होगा, तो इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के यहां से यहां तक आप कन्वेयर बेल्ट से कोयला भेजेंगे। लेकिन अब खेल क्या हुआ? खेल हुआ इसमें, ये जो अधिकारी लोग हैं, इन अधिकारियों का पेट चूंकि बड़ा रहता है, तो इनका दाल रोटी तो चलिए तनख्वाह से हो जाता है, लेकिन उसमें जो तड़का मिलता है, वो तड़का यहां से कोयला गायब करके, इस रास्ते में कोयला गायब किया जाता है। कोयला कैसे गायब किया जाता है? कहते हैं कि यहां पर हाईवा से ट्रांसपोर्टेशन होता है, बीच में कोयला उतार के और मार्केट, ओपन मार्केट में बेच दिया जाता है। इस रास्ते में पूरा धूल धक्कड़ फलाना ठिकाना सब किया जाता है। बहरहाल ये तब बात की बात है। अब हुआ ये कि अब एक 2 सदस्यीय जांच टीम बनी। पूर्वी हजारीबाग वन प्रमंडल और पश्चिमी हजारीबाग प्रमंडल के एक अधिकारी, दोनों ने जो रिपोर्ट दिया वो रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उस रिपोर्ट में क्या पता चला? पहला कि यहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये जो 9 सेक्शन है इसका उल्लंघन किया जा रहा है। साफ साफ उसमें लिखा गया कि ये प्रतीत होता है कि इसका यानी जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का वो वहां किया जा रहा है, पहला। दूसरा चीज, उसी रिपोर्ट में एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग क्या था? बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। यहां पर कम से कम वहां पर हजारीबाग डीटीओ ने एक जांच की थी, और हजारीबाग डीटीओ ने जब जांच की तो ये जो हाईवा सब था, इसमें जो नंबर प्लेट लगा हुआ था, उस नंबर प्लेट का जब जांच किया गया तो कोई मोटरसाइकिल का नंबर था, कोई टेम्पू का नंबर था, मतलब कोई 2 चक्का का, कोई 3 चक्का का, इस तरीके, मतलब यहां पर हाईवा से ढोया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड में जब आप देखिएगा तो मोटरसाइकिल और टेम्पू से ढोया जा रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा विडंबना आपको हम बताते हैं कि इतना कुछ हो गया, लेकिन इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सूर्य हंसदा का एनकाउंटर हो गया, लेकिन सब कोई सोया हुआ कि बाबा का नाम नहीं लेना है। जबकि आप कोई भी जांच एजेंसी साहेबगंज से लेकर भागलपुर का डिस्टेंस ट्रेवल कर देगा तो कम से कम उसको 500 से 600 ट्रक ऐसे दिख जाएंगे रास्ते में खड़े हुए, जो नो एंट्री का इंतजार करते रहते हैं, सब पर गिट्टी लौट रहता है, किसका है? तो बाबा का है, लेकिन वो नहीं दिखता। बहरहाल चलिए, यहाँ के बाद अब हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक और दिखाते हैं। ये तमाम चीजें तो आपने देख ली, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। इस रिपोर्ट को आप देखिए कि कैसे विधानसभा को, केंद्र सरकार को, सबको बेवकूफ समझा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये देखिए, ये 2023 में पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा में एक प्रश्न डाला था। आप पहले इसको फुल स्क्रीन में दिखाइए। इस प्रश्न में क्या है? देखिए, प्रश्न ये है कि श्री लोबिन हेम्ब्रम माननीय विधायक 28/3/2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न, ठीक है, ये पूर्व विधायक के तर्ज पर इन्होंने एक सवाल डाला था। इसमें यह है कि क्या 2023 में वो विधायक थे, इसीलिए
क्या यह बात सही है कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल परियोजना के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस भारत सरकार द्वारा हाथियों के आवागमन को बाधित नहीं होने के लिए बानादाग रेलवे साइडिंग तथा कोयला ढुलाई के लिए कन्वेयर बेल्ट इस्तेमाल करने का शर्त दिया गया है? तो इसका जवाब मिला है कि आंशिक स्वीकारात्मक। चलिए नंबर 2 जो पीला किया गया है वो सवाल सुनिए कि क्या यह बात सही है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर कन्वेयर बेल्ट बन जाने के बाद भी सड़क मार्ग से कोयला ढुलाई के लिए वन विभाग एनटीपीसी की ट्रांजिट परमिट अभी तक जारी करते आ रहा है? तो जवाब है कि मुख्य महाप्रबंधक पकरी बरवाडी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने पत्रांक 23, इसको ध्यान दीजिएगा, पत्रांक 23 दिनांक 10/2/2023 से सूचित किया है कि विभिन्न कारणों जैसे भूमि अधिग्रहण, स्थानीय विधि व्यवस्था के चलते अभी तक कन्वेयर बेल्ट पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं हो पाया है। फलस्वरूप उनके द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27/29/10/2020 के प्रावधान के आलोक में तत्काल सड़क मार्गों से कोयला परिवहन किया जा रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ट्रांजिट परमिट निर्गत किया जा रहा है। मतलब ट्रांजिट परमिट निर्गत करने के लिए यह दिया गया है कि भाई वन पर्यावरण मंत्रालय के एक नियम का, ठीक है। ये विधानसभा में पूछे गए सवाल का जवाब। अब अपनी ही बात का खंडन वन विभाग कैसे करता है, विभाग कैसे करता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। वन प्रमंडल पदाधिकारी को एक आरटीआई गई 2/11/2022 को, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि सवाल नंबर 3 में है कि एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल परियोजना से बानादाग रेलवे साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद एनटीपीसी को सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने का परिवहन वन विभाग का विभागीय आदेश निर्गत है, तो उसके शर्तों के साथ विभागीय आदेश कॉपी का विवरणी उपलब्ध कराया जाए। मतलब सवाल यही है जो पिछले वाले में था, सवाल यही है जो पिछले वाले में था। पिछले वाले में विधानसभा में ये सवाल पूछा गया, अभी एक आरटीआई में। तो इस आरटीआई में कि भाई किस आधार पर आप ये कर रहे हैं, ट्रांजिट परमिट जो आप लागू कर दे रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? तो इसमें जवाब ये आता है, ये सुनिएगा, क्योंकि वहां तो पत्रांक की है, मैं केंद्र सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का ये फलाना ठिकाना बता दिया गया। अब यहां पर जवाब सुनिए, यहां जवाब है कि एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल परियोजना से बानादाग साइडिंग तक कन्वेयर बेल्ट से कोयला परिवहन चालू होने के बाद सड़क मार्ग से कोयला परिवहन करने या नहीं करने से संबंधित कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। मतलब यहां तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है कि भाई कन्वेयर बेल्ट चालू होने के बाद सड़क मार्ग से परिवहन हो रहा है, तो वो हो रहा है, ट्रांजिट परमिट हम दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे पास कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है। और वही झारखंड विधानसभा में लोबी नेमरम के सवाल का जवाब जब इन्होंने दिया, फिर से देखिए, तो इसमें बकायदा ज्ञापांक भी पैदा हो गया, पत्रांक भी पैदा हो गया। एक ही सवाल के 2 जवाब हजारीबाग वन विभाग ने दिए हैं। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैंने अभी शुरुआत में बताया कि भैया 2 जॉइंट एक रिपोर्ट थी पूर्वी और पश्चिमी की, जिसमें यह कबूल किया गया कि सेक्शन 9 जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है इसका उल्लंघन किया जा रहा है, एकदम उसमें क्लियर लिखा गया है। लेकिन अब आप एक और चीज देखिएगा, यह मैं आपको दिखा रहा हूं, वन विभाग ने जो एनजीटी को शपथ पत्र दिया है, हलफनामा दायर किया है, इसमें वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का कहीं भी हवाला नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, आप बोलिएगा तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कीजिएगा, हम आपको पर्सनली भी भेज देंगे, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा। तो इसमें उन 2 सदस्यीय जो जांच टीम थी, उस टीम की किसी रिपोर्ट का हवाला नहीं दिया गया है जिसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का उल्लंघन किया जा रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये खेल कितना बड़ा है। तो कमोबेश इस पूरे खेल को हमने आपको बता दिया। अब आप समझ लीजिए कि अंबा प्रसाद की परेशानी क्या है, और आप समझ लीजिए कि ऋत्विक की परेशानी क्या है। सिर्फ एक कंपनी और एक जनप्रतिनिधि के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई करोड़ों की है, करोड़ों की। आप समझिए इसको। अब इसी पर चर्चा करेंगे, अपने सहयोगी आरती और देवेंद्र के पास हम चलते हैं ताकि इस पर और ज्यादा हम चर्चा भी कर सकें। और इस बीच जब हम यहां से वहां पहुंच रहे तो जो ऋत्विक कंपनी है
उनके तरफ से लोकसभा के जो सांसद है सीएम रमेश, उनका भी बयान सामने आया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो हम आपको सुना देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका भी बात सुना जाना चाहिए, इसलिए किसी को कटघरे में मत खड़ा कर दीजिए कि वो पूंजीपति है। अरे वो पूंजीपति वाला काम नहीं करेगा तो हमको आपको रोजगार कैसे मिलेगा? तो हर कोई गलत। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जो असली खेल है वो समझिए कि ये मैटर सिर्फ मेरा आपका नहीं है। लड़ाई इसलिए नहीं वहां विस्थापन है, ये लड़ाई इसके लिए नहीं। और अंबा प्रसाद इसलिए अकेली नहीं है कि वो विस्थापन की लड़ाई, इसलिए क्योंकि पूंजीपति से कोई नहीं, अपने पेट पर लात कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। चाहे कांग्रेस सत्ता में आए तो वाड्रा परिवार के करीब ही रहेगी, और मोदी जी सत्ता में रहेंगे तो अडानी अंबानी के करीब ही रहेंगे। लेकिन देश और राज्य चलाएगा तो पूंजीपति। हेमंत सोरेन के राज्य में ही अडानी में पूरा पावर प्लांट बना दिया, तो ऐसे ही थोड़ी राज्य चलता है। बहरहाल आइए अब हम चर्चा पर चलते हैं, तब तक इस ऑडियो को सुन लीजिए। Calm down. तो हमने आपको विवाद की पूरी कुंडली समझाने की कोशिश की कि आखिर विवाद है क्या और क्यों है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका एनटीपीसी की है, और उसके बाद ये दो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, त्रिवेणी सैनिक और ऋत्विक। तो असल में विवाद इसी को लेकर के, अभी आपने जो ऑडियो सुना उस ऑडियो को आपने समझा ना, बोले कि भाई 500 करोड़ रुपए मैंने वहां पर लगाए हुए हैं, तो 500 करोड़ रुपए लगा करके मैं किसी से लड़ने थोड़ी गया हूं। मेरा काम भैया मुनाफा कमाना है, मेरा काम वहां पर काम करना, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। आरती और देवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। आरती 2 दिन से अंबा प्रसाद वाले मामले को बहुत करीबी से देख रही है। देवेंद्र जी बाकायदा बड़का गांव जाकर के और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी देख करके है। देवेंद्र जी, आप जब वहां गए, पूरा खेल माफ कीजिए, कहीं ना कहीं 11 करोड़ रुपए की बात आ रही है। बहरहाल चलिए, उस पर तो बहुत कुछ बोलने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन वहां विस्थापन, वहीं से थोड़ी दूर पर गोंदलपुरा, जहां अडानी जो है वो जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं, बहुत दिनों से वहां पर विरोध चल रहा है। और आप बड़का गांव भी विस्थापन को लेकर के योगेंद्र साहब बोलते हैं कि भाई मैंने 20 लाख करवाया, मेरी बेटी ने 25 लाख, हाँ 5 से 24 लाख तक हम लोग का परिवार लेके गया। तो तमाम चीजों को आप देख रहे हैं। और अभी सीएम रमेश को भी हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई लोगों की नहीं है, ये लड़ाई एक परिवार की है। और आप वहां पर सब कुछ देख करके भी क्या दिखा? अभिषेक जी, आपने बात की थी इकोसिस्टम की, जो पर्यावरण का संरक्षण के लिहाज से है। इस देश में एक और इकोसिस्टम है, वह है पॉलिटिकल इकोसिस्टम और औद्योगिक घरानों का इकोसिस्टम। अंबा प्रसाद जिस सवाल को खड़ा कर रही है, उनका दर्द तो यही है ना कि भाजपा के एक नेता हैं आंध्र प्रदेश का, वे यहाँ खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं, रैतों के कई सवाल सामने आते हैं, उनका जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता, और जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो काम होते हैं वो भी नहीं होते। सारे गांव में अंधेरा पसरा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, ये सारे सवाल हैं। पर्यावरण का क्षति हो रहा है। घर जो है, जो उनका मकान है जिसको हटाया जा रहा है, 200 से 400 रुपये प्रति स्क्वायर फीट चढ़ाया जा रहा है, पहले जो है 1000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट दिया जा रहा है। ये सारे सवाल हैं। पर एक सवाल यह भी है कि अंबा प्रसाद अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनका सवाल ये आ रहा है, सरकार पर है, तो बोल रही है अधिकारी किसी की सुनी नहीं रहे। तो इसीलिए मैं पॉलिटिकल इकोसिस्टम और औद्योगिक घरानों का इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। देश में जो इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण का इकोसिस्टम है, उसको सबसे बड़ा जो खतरा है देश का राजनीतिक और औद्योगिक घरानों का इकोसिस्टम से है। और अंबा प्रसाद को क्या ये मालूम नहीं था कि ये इकोसिस्टम देश, अंबा प्रसाद एक पॉलिटिशियन रही है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि देश का वो इकोसिस्टम क्या है जो असल में चीजों को संचालित करता है। यदि वहाँ का कंपनी एनटीपीसी हो, जो वहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी हो, आउटरीच वगैरह हो, ये सारी कंपनियां उनकी बात नहीं सुन रही है। जिस परिवार में 3 विधायक रहे हैं, निर्मला जी रहे हैं, जोगिंदर साहब, अंबा प्रसाद मंत्री रहे हैं, यदि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसके ईट भट्ठे को खत्म कर दिया जा रहा है, उसके ड्राइवर को, उसके गार्ड को उठाकर पुलिस ले जा रही है, तो क्या प्रशासन इस बात से अनजान थी कि अंबा प्रसाद की हैसियत क्या है? निश्चित रूप से प्रशासन अनजान थे। इसका मतलब कि वो इकोसिस्टम काम कर रहा है जिस इकोसिस्टम की ओर हमने इशारा किया, देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम। और वो पॉलिटिकल इकोसिस्टम यह है कि राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो,
छोड़ दीजिए जेएमएम की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये जो औद्योगिक घराने होते हैं उनका काम सुचारू रूप से चलता रहता है और हर सरकार की कोशिश होती है कि वह सुचारू रूप से चले। तो कुल यही हो रहा है वहां। आरती, अभी तो हमने पूरा खंगाल दिया कि किस तरीके से वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हाथियों को। मतलब यूं समझिए कि आप भी खबर पढ़ती हैं, हम भी खबर पढ़ते हैं, हमारे हजारीबाग से संवाददाता भेजते हैं कि कभी टंडवा में, कभी केरेडारी में गजराज का गुस्सा। कल रात की खबर है कि भाई हजारीबाग में चुरचू में हाथियों का उत्पात है। तो उत्पात हाथियों का नहीं, ऐसे औद्योगिक घरानों का है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे निजी स्वार्थों पर हमला होता है, आवाज हम तब उठाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप समझिए, गोड्डा में अडानी ने पूरा पावर प्लांट लगा दिया, ठीक है, बिना सरकार की सहमति से तो नहीं लगाया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ केंद्र ने चाह लिया और अडानी ने लगा लिया। एक दूसरा, बड़का गांव में ये जो खबर अभी हम उठा रहे हैं, ये हम पिछले 5 साल से उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इस मामले को लेकर के बिल्कुल चुप्पी थी। आज अंबा प्रसाद इसको उठा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे ऋत्विक हो, चाहे त्रिवेणी सैनिक हो, इन कंपनियों ने वहां पर्यावरण को, आम लोगों को, उनका जीना मुहाल कर दिया है। आप समझिए ना कि क्या स्थिति है कि डीजीएम का जो मर्डर है वो तो किया गया, कहा गया कि फिरौती के लिए, लेकिन फिरौती क्यों मांगी गई उस डीजीएम से, उस डीजीएम पर गोली क्यों चलाई गई, इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ कि गौरव पर क्यों एनटीपीसी के किसी अधिकारी, चूंकि वो तो तनख्वाहजीवी है, तो उसको गोली मार करके अमन साहू को क्या फायदा हो सकता था। अरे अम्बा प्रसाद भी आज अमन साहू के इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे थे। कितने दिनों के बात कर रहे हैं? उस समय जब अमन साहू का इनकाउंटर हुआ था, सवाल उस वक्त भी कुछ लोगों ने खड़ा किया था, तब तो अम्बा प्रसाद शांत थी। इसका मतलब अम्बा प्रसाद भी अपनी सहूलियतों के हिसाब से चीजों को उठा रही है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि जो अभी हमने बताया, सोचिए कि कितनी मतलब बड़ी बात है, लेकिन इस पर लेकर के कोई चर्चा नहीं है। इसको लेकर के हम कितने दिनों से आवाज उठा रहे हैं कि पकरी बरवाडी चट्टी बरियातू में पर्यावरण के नियमों का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस उसका, वहां के उस इकोसिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। आप समझिए कि बिरहोरों की मौत हो जाती है और उस मामले को दबा दिया जाता है। एसटी आयोग जो दिल्ली में बैठा वो तमाशा देखता रहता है। तो आप समझिए कि क्या हद तक मजा है। इस पर बात करने से पहले मुझे लगता है कि इसका एक जिक्र करना जरूरी होगा। अभी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कोर्ट रूम में एक बहस हुई है, उसे जरूर सुनना चाहिए, उसे जरूर लोगों तक पहुंचना चाहिए जो लोग नहीं देख पाए हैं। ये असम का मामला है। असम में कुछ हजार हेक्टेयर भूमि है जहां पर अडानी का बड़ा सा प्लांट लगाया जाना है, ठीक है, लेकिन वो किसी को पता ही नहीं था कि वो जमीन कैसे अधिग्रहित कर ली गई। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा है तो जज साहब ये पूछते नजर आ रहे हैं कि आपको पता है, वकील साहिबा से ये पूछ रहे हैं जज साहब कि क्या आपको पता है कि ये कितनी जमीन है। और ये मुझे लगता है कि आप सभी को, आप सोशल साइट्स पर जाएंगे आपको ये मिलेगा, ये कोर्ट रूम का डिस्कशन कम से कम हर झारखंडियों को तो जरूर सुनना चाहिए कि यहाँ पर जमीन के अधिग्रहण को लेकर जो पहले वायदे किए जाते हैं और उसके बाद जिनको विस्थापित किया जाता है पुनर्वास के नाम पर, उनकी क्या दशा होती है। अगर कोर्ट रूम में जब ये सवाल उठते हैं और इस सवाल को अगर हर कोर्ट रूम में उठाया जाएगा तो शायद ये विस्थापन, ये पुनर्वास, ये जो मसला है ना, इसका समाधान हो सकता है। तो ये जरूर सुनना चाहिए। बहरहाल लौटते हैं अपने झारखंड की ओर और बड़का गांव की बात कर लेते हैं। आप जिस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं भैया, आपने भी कहा कि ये इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम नहीं है जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर हॉल्ट है। वहां पर ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेयर हॉल्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि उस जंगल में सबसे ज्यादा हाथी झारखंड के पाए जाते हैं और उनके लिए एक सेफ पैसेज देना जरूरी था। चूंकि उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री वहां लगाना चाहते थे तो इसलिए वहां पर वो कन्वेयर हॉल्ट बनाया गया और ये कहा गया कि इससे छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अधिनियम है। लेकिन हुआ क्या है, बाइक और रिक्शा के नंबर पर वहां पर बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं और हाथियों को नुकसान पहुंच रहा है और यहीं पर इकोसिस्टम गड़बड़ाया है कि वो हाथी डर कर, खौफजदा होकर गांव में घुस रहे हैं, लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, खेत तबाह हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब आइए अंबा प्रसाद पर। क्या पिछले 5 सालों में अंबा प्रसाद को ये चीजें समझ नहीं आई थी कि इसके क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं?
जबकि वो विधायक थी। ये अभी 1 साल अभी नहीं हुए हैं नई सरकार के बने, वो तो उस वक्त विधायक थी। आज जिस प्रशासन की चुप्पी पर वो सवाल उठा रही हैं, उस वक्त वो खुद प्रशासन का हिस्सा हुआ करती थी, उस सिस्टम का हिस्सा थी, जहां पर वो जैसे चाहती वो उस तरह से वहां पर चीजों को व्यवस्थित कर सकती थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी, अंबा प्रसाद ने। उनके पिताश्री मंत्री रहे हैं, उनकी माताश्री जो है विधायक रही हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने आवाज उठाई? ये कोई पहला दफा तो है नहीं कि वहां पर कोई इंडस्ट्री लगा हो और उसके बाद ऐसे विस्थापन का मामला उठा हो। लेकिन आज जब बात खुद पर आई है, तब चीजें सामने आई हैं, तब ये कहा जा रहा है कि उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। आप अमन साहू के एनकाउंटर पर इतने दिनों बाद सवाल क्यों खड़े करती हैं? जस्ट बिकॉज कि आज सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो गया, कि जो पहाड़ का पहरेदार था जब उसे मार गिराया गया, तो अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे अमन साहू के एनकाउंटर से, क्योंकि डीजीएम जो हजारीबाग एनटीपीसी के डीजीएम का मर्डर करता है उसमें वो लिंक्ड रहता है, तो अब लगता है कि शायद अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी अब वो आवाज बुलंद कर रही है, क्योंकि उनके पॉलिटिक्स का इकोसिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो अब उनको एक नया सिस्टम चाहिए था। तो उस नए सिस्टम में जाने के लिए वो जब आवाज बुलंद करती हैं, तो अब उन्हें डर सताता है कि कहीं उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए। और आपने तो बखूबी वहां तस्वीर देखी कि किस तरह से क्या क्या कुछ हुआ, और अब योगेंद्र साहू का पता भी नहीं चल रहा है कि वो फिलहाल कहां पर है। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। इकोसिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हजारीबाग के उस जगह का गड़बड़ाया हो जहां पर हाथियों के लिए अब वो सेफ पैसेज रह नहीं गया है, या फिर बाकी जीव जंतुओं के लिए भी। इकोसिस्टम झारखंड के पॉलिटिक्स का भी गड़बड़ाया है, और अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो सिर्फ अंबा प्रसाद को क्यों खड़ा होना चाहिए भाई? आपको उन सभी ऐसे सभी लोगों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनको खड़े होकर ये कहना चाहिए कि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है, अगर ये इकोसिस्टम गड़बड़ाया तो फिर बड़का गांव जैसे सिर्फ ये एक जगह नहीं रह जाएगा। ये जहां जहां आप कहीं भी किसी भी परियोजना में घुसेंगे तो फिर उसका सिस्टम इकोसिस्टम ऐसे ही गड़बड़ाएगा, और फिर ऐसी चीजें सामने आएंगी कि हर कोई खड़ा होकर कहेगा कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन चुप्पी साधेगी, और इसका सीधा फायदा सिर्फ जो उद्योगपति घराने हैं वही ले जाएंगे। आम लोग सिर्फ मुंह ताकता रह जाएगा, इसके अलावा कुछ मिलने को नहीं है। तो अंबा प्रसाद का सवाल जायज है, लेकिन अंबा प्रसाद के साथ ये भी है कि पिछले 5 साल की चुप्पी आज उनके सामने सवाल बनकर खड़ी हुई है। अगर उन्होंने 5 साल पहले आवाज उठाई होती, मान लीजिए उनके पिताजी ने कुछ नहीं किया, उनकी माताश्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जिस सवाल को आप उठा रही थी पिछले 5 साल पहले भी अगर आपने उठाया होता, तो आज आप यूं अलग थलग नहीं पड़ी होती। मेरा बस इतना हिस्सा कहना है कि आपको आज ना आपकी पार्टी साथ दे रही है, ना आपके जो अपने जानने कहने वाले लोग हैं वो साथ खड़े हुए हैं। आप अकेले क्यों खड़ी हैं? क्योंकि यही है पॉलिटिकली इकोसिस्टम, जिसमें अगर उद्योगपति अगर हटता है तो फिर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स अगर हटता है तो फिर उद्योग नहीं हो, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, और भाई उद्योग नहीं लगेंगे तो हमें आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? रही विस्थापन और पुनर्वास की बात, तो यही एक इकोसिस्टम बनाना है। लेकिन ये सवाल तब उठाए जाने चाहिए थे जब वो उद्योगपति यहाँ पर अपने कल कारखाने लगाने पहुंचे थे। उन चीजों को जो जिस चीज के जो डील हुई थी, उस डील को जब उसका वायलेशन हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था, तब आपने क्यों चुप्पी साध रखी थी? तो आज उनका भी अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष है, लेकिन आपके अलग थलग पड़ने के कारण जो है वो ये है कि आपने पॉलिटिकली और जो इंडस्ट्रियल हैं उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अब मुझे एक चीज गलत लगता है इसमें। पहली बात तो आपने जैसे असम के जिक्र किया था ना, एक जिले की, वहां 6ठी अनुसूची का एरिया, 6ठी अनुसूची के एरिया में आधा जिला दे दिया गया है। वो सारा का सारा ट्राइबल बेल्ट है, आधा जिला दे दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि उद्योगपतियों का दबाव कितना होता है पॉलिसी मेकिंग पर। दूसरा, आपने जो जिस ओर इशारा किया कि इतने दिनों से चुप्पी थे, तो एक चीज याद रखिए, और गेम की चर्चा की, प्लान की चर्चा की, इस गेम के पीछे भी कितने गेम होते हैं। आप जो बता रहे हैं कि उसे एक बिल्डेयर से ढोना था, माल की ढुलाई करनी थी, सड़क से कन्वेयर से ढुलाई हो रही है। ये कन्वेयर से ढुलाई में किनका बेनिफिट है? एनटीपीसी का तो मुझे नहीं लगता कि उतना बेनिफिट है जितना बेनिफिट उससे लोकल लोगों को, या लोकल जो
बिल्कुल सही दबंग है। तो उनके इच्छा के विपरीत एनटीपीसी वहां कन्वेयर को लागू करना नहीं कर पा रही होगी। तो ये जो गेम के पीछे गेम है, इसको भी समझना पड़ेगा। नहीं भैया, मेरा बस आप इसे कंटिन्यू करिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वो जो कन्वेयर हॉल्ट से आप हाईवा को लेकर जा रहे हैं, अगर एनटीपीसी की मिली भगत, एनटीपीसी को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे बस कोयला चाहिए। साइडिंग से कोयला का उठा हुआ एनटीपीसी में कोयला पहुंचा, लेकिन अगर वो कन्वेयर हॉल्ट से कोयला आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मॉनिटरिंग का जिम्मा भी तो एनटीपीसी का है। ये सरकार की जिम्मेवारी है नहीं है, ना ही लोकल अथॉरिटी की जिम्मेवारी है। ये टोटली एनटीपीसी की जिम्मेवारी है कि अगर साइडिंग से कोयला उठा हुआ है तो ये कोयला कन्वेयर हॉल्ट के जरिए ही एनटीपीसी तक पहुंचेगा। लेकिन इसी में खेल होता है कि दरअसल एनटीपीसी तो चाहती ही है कि भाई कन्वेयर से चला जाए। ये जो लोकल स्तर पर एक बेरोजगारी फैलेगा, बेरोजगारी किन लोग का फैलेगा वो अलग बात है। वो छोटे मोटे जो किसान होंगे, मजदूर होंगे, उनकी बेरोजगारी की बात किसान तो जाएंगे नहीं। जो दबंग लोग हैं वहां के, अब वही लोग प्रतिरोध की आवाज भी बनकर कई बार सामने आते हैं, जनता की आवाज बनकर भी वही लोग आते हैं। अब मैं बात कर रहा था जिस गेम प्लान की, गेम प्लान में तो अम्बा फंसती नजर आ रही है। मैं जिस इकोसिस्टम की बात कर रहा था कि भाई अलग थलग इसलिए बढ़ रही है। आदि एनटीपीसी में इतने भारी मात्रा में अनियमितताएं हैं सामने आ रही है। वहां के रेतों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, और अम्बा प्रसाद की इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी, जोगेंद्र साहब की इतनी आवाज हुंकार करने के बावजूद भी यहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान उनकी आवाज को नहीं सुन रहा है। तो एक दूसरा गेम प्लान भी देश में चल रहा है जो केंद्र से लेकर स्टेट तक है, और वो अदृश्य भले ही है पर दिख सबको रहा है। मॉनिटर कर रहा है। वो अदृश्य भले ही है, दिख सबको रहा है, वो दृश्य अम्बा को भी दिख रहा है। लेकिन मौजूद सच्चाई देश की यही है कि वो जो अदृश्य इकोसिस्टम है वही देश की सच्चाई है, और देश को रेगुलेट भी वही कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए सच्चाई यही है कि अम्बा की लड़ाई का इंटेंशन चाहे जो हो, पर अम्बा ने इस बार आवाज सही मुद्दे पर उठाई है। लेकिन एक और सच्चाई ये भी है कि अम्बा इस मामले पर बिल्कुल अकेली है। इसमें उनको उनकी ही पार्टी के लोगों का साथ नहीं मिलेगा। दूसरा को छोड़ दीजिए, बीजेपी तो खैर उस पर तो आरोप ही लगता है कि वो पूंजीपतियों की पार्टी है, लेकिन जो पूंजीपतियों का विरोध करते हैं, चाहे जेएमएम चाहे कांग्रेस, वो भी इनका साथ नहीं देंगे। तो आप समझिए कि ये पूंजीवादी मानसिकता और ये पूंजीवादी व्यवस्था कितनी मजबूत है। मैटर वो है, और मैटर ये भी है कि आप समझिए कि इतने दिनों से कोयले का खनन और कोयले का खेल और वन्य जीवों के साथ इससे बड़ा घालमेल सब कुछ चल रहा है। अब तक इस मामले को लेकर के किसी ने आवाज अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। नहीं, आपको याद होगा जगमोहन रेड्डी का मामला, आपको याद होगा जगत मोहन रेड्डी, जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय वो दर दर भटकना शुरू कर दिए थे। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा खनन व्यवसाय किनका है ना। दिल्ली पहुंचते हैं, मोदी जी से मुलाकात होती है और सारे चीजें ओके हुए। तो मैं उसी के इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। और एक बात और है, अम्बा जो कह रही है, जो सवाल को उठा रही है कि भाजपा के सांसद हैं यहाँ खनन करवा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि एनटीपीसी के माध्यम से केंद्र सरकार अपने लोगों को देश के अलग अलग स्तर में नियोजित कर रही है? और क्या भाजपा में जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पिछले 14 वर्षों में भाजपा की सदस्यता लिए, बड़े बड़े हस्तियों ने लिया, उसके पीछे एक खेल यह भी था क्या? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं देवेंद्र भैया, आप चाहे बीजेपी देखें चाहे आप कांग्रेस देखें, कांग्रेस जब सत्ता में थी, याद कीजिए मनमोहन सिंह जी की सरकार, क्या उस समय उद्योगपतियों को फायदा नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ना। कोई भी सरकार, इसके लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते। देखिए क्या है, कोई भी सरकार अगर बनेगी तो उसको चुनाव लड़ने के लिए खर्च की जरूरत होती है। व्यापारी 1 रुपया देगा तो वो 10 रुपए का उसके पास रहता है कि भाई मैं 10 रुपए लूंगा, तो वो लेता है। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं? आप सिंपल सी चीज है, हेमंत सोरेन के बिना पूंजीपतियों की मदद के सत्ता में आ गए, संभव है? गोटा का कोई भी आप उदाहरण लीजिए। मतलब मैंने गोटा का उदाहरण इसलिए सिर्फ दिया भैया, ये समझना होगा कि आप अडानी का विरोध क्यों करते हैं। कहते हैं कि केंद्र का हाथ है, बीजेपी इसकी समर्थक रही है। भाई बीजेपी पर आरोप लग रहा है तो फिर गोड्डा में इतना बड़ा प्लांट कैसे लग गया?
सवाल तो और फिर अंबा इतनी असहाय क्यों है? आदि पूरी हेमंत सोरेन की सरकार इस मामले को देख रही है, समझ रही है, और बावजूद इसके कुछ नहीं बोल रही है, तो इसके पीछे कोई मैसेज तो होगा ना, और मैसेज अंबा को भी देने की कोशिश की जा रही है। बस ये जेएमएम की चुप्पी समझ में आती है, ठीक है, हेमंत सोरेन की चुप्पी समझ में आती है, एक बारी आप समझ के देखिए, लेकिन कांग्रेस क्यों चुप है? कांग्रेस की चुप्पी क्या सवाल के? तो ये सारी चीजें, ये चुप्पी बताती है कि ये अंबा के लिए एक इंडिकेशन है कि ये चुप्पी क्या कह रही है। कई बार कहते हैं कि चुप्पी भी बहुत कुछ शब्दों से भरी होती है। और एक और बात, ऑफ द रिकॉर्ड लोग कहते हैं, कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, तो इतिहास नहीं जानते उस परिवार का, ये कहा जाता है। तो इतिहास जानने के कारण आप किसी का साथ देना वर्तमान में, ये तो वर्तमान खराब बहरहाल नहीं कर देखिए सकते। अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकलता है, अंबा का साथ कोई देता है कि नहीं देता है, अंबा इस मामले को आगे कैसे टैकल करती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अकाट्य सत्य है, अखंड सत्य है, जैसे शिव सत्य है, वैसे एक और सत्य है कि पूंजीपति का आप कुछ नहीं कर सकते हैं और ब्यूरोक्रेसी से आप नहीं लड़ सकते हैं। ये अकाट्य सत्य है झारखंड के लिए, तो ये एक अनलिखा संविधान है ब्रह्मलकी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। हमने तो इसके अंदर की का जो प्रारूप था उससे आपको परिचित करवाया है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।